ताहिर हुसैन को एक और मामले में मिली जमानत। दयालपुर में एक युवक को किया था घायल। जमानत के बावजूद ताहिर अभी रहेगा जेल में। G20 शिखर सम्मेलन पर तीनों दिन खुली रहेगी गांधीनगर मार्केट। शरारती तत्वों ने सर्कुलर के साथ की थी छेड़छाड़। व्यापारी को कहना अज्ञात व्यक्ति पर हो कड़ी कार्रवाई। भजनपुरा में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पिस्टल के बल पर कैश और मोबाइल लूटा। पुलिस कर रही मामले की जांच। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति। सीबीडी ग्राउंड में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन। इस्कॉन के गुरु ने दिया भक्तों को आशीर्वाद। G20 के तहत धरने पर बैठे कर्मचारियों ने धरना किया स्थगित। एमसीडी कर्मचारी कर रहे अपनी मांगों को लेकर धरना। 13 सितंबर से फिर से धरने पर बैठेंगे एमसीडी कर्मचारी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को करकटुमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 25 फरवरी 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र में युवक अजय गोस्वामी को गोली मारकर घायल करने के मामले में जमानत दी है। जमानत के बावजूद दूसरे मुकदमों के कारण अभी ताहिर हुसैन को जेल में ही रहना होगा। करकटुमा की जिला अदालत ने कहा कि इस पर एफआईआर और 2 और एफआईआर में कई गवाह सामान्य हैं और साथ ही जिनमें हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले मामलों में हुसैन को जमानत देने से पहले मामले की गहनता पर विचार किया था और इसी आधार पर अदालत ने आपके पूर्व पार्षद को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। और इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में आप नेता को दिल्ली दंगों के 5 अलग अलग मामलों में जमानत दे दी थी। तब अदालत ने कहा था कि हुसैन पहली ही हिरासत में 3 साल का वक्त बिता चुका है, जो उस पर लगाए गए कुछ अपराधियों के लिए भी सजा के अधिकतम वक्त से भी ज्यादा है। हालांकि ताहिर अभी भी कई और मामलों में दर्ज एफआईआर के कारण जेल में ही रहेंगे, जिसमें दंगों की बड़ी साजिश रचने और यूएपीए का मामला भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाते हुए ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मामले भी दर्ज किए थे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट 8, 9 और 10 सितंबर को खुली रहेगी। दरअसल मार्केट के कुछ शरारती तत्वों ने सर्कुलर के साथ में छेड़छाड़ कर मार्केट को पूर्ण रूप से 3 दिन के लिए बंद रखने की अफवाह फैलाती थी, जिसके बाद में दुकानदारों के बीच में कंफ्यूजन थी कि मार्केट खुलेगी या फिर बंद रहेगी। वहीं मार्केट एसोसिएशन ने सर्कुलर जारी कर मार्केट को खोलने का आग्रह किया। दरअसल विदेशी मेहमान इन बाजारों में घूमने या फिर खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जिसने भी अफवाह फैलाई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत भी साइबर सेल को दे दी गई है। मैम मॉल इस टाइम बहुत अच्छा है, वहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सर्कुलर के जो छेड़छाड़ करी गई थी उसके अगेंस्ट में दूसरा सर्कुलर निकल चुका है वो, और उससे लोगों की जो भ्रांति फैली थी वो पूरी हो चुकी है और सब लोगों को एक नया सर्कुलर जा चुका है कि मार्केट पूरी पूर्ण रूप से खुली रहेगी। जारी हुआ है उसके बाद लोगों में पूर्ण रूप से मैसेज चला गया है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा कार्रवाई की गई थी और उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से भ्रम फैलाया जाए मार्केट में। पर अब पूर्ण रूप से मैटर सॉल्व हो चुका है, सब लोगों को सर्कुलेट हो चुका है और लोग पूर्ण रूप से उन्हें क्लियर है कि 8, 9, 10 को मार्केट पूर्ण रूप से खुली रहेगी। सारे व्यापारी लोग अपने व्यापार की दुकान खोलेंगे और जैसे चूँकि आगे दिवाली का सीजन भी है, उसकी तैयारियां भी करनी है, तो इसलिए अब सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तत्व होते हैं जो हमेशा किसी न किसी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं। समाज में भ्रम की स्थिति की भी ये जो है आयोजन के तहत अशोक बाजार या दिल्ली की सभी मार्केटें बंद रखी जाएंगी। उसको तहत जो है प्रधान जी ने एक सर्कुलेशन जो है सर्कुलेट किया था, उसमें ये सर्कुलेशन आया था कि भाई जो है कि हमारी जो है 8, 9, 10 को रेडीमेड मार्केट अशोक बाजार की पूर्ण रूप से खुली रहेगी, किंतु 3 दिन पूर्व जो है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो है उस सर्कुलर में जो है छेड़छाड़ करके 8, 9, 10 को ये लिखा गया कि भाई 8, 9, 10 को जो अशोक बाजार की संस्था के द्वारा सर्कुलेशन जो जारी किया गया है मार्केट खुली रहेगी, उसको बदल कर उन्होंने कहा कि 3 दिन जो है मार्केट
बंद रहेगी। अतः दोबारा कल माननीय कमल कुमार बल्ली जी के द्वारा ये सर्कुलेशन जो है दिया गया कि भी मार्केट जो शरारती तत्वों के द्वारा इसको क्या नाम है गलत जो तरीके से दिया गया है कि मार्केट बंद रहेगी 8-9-10 को, अतः वो बंद नहीं रहेगी। 8-9-10 को मार्केट पूर्ण रूप से खुली रहेगी। उत्तर पूर्वी जिला के भजनपुरा सब डिवीजन के अंतर्गत थाना जाफराबाद में एक व्यक्ति से 3 नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल कट्टा लगाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 25,000 रुपए सहित मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना विजय मोहल्ला के पास गुरुद्वारा की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। दुकानदारी करते करते 3 लड़के आए, तीनों ने मेरे को हथियार दिखाए, हथियार देके गला लूट ले गए मेरा। नहीं 2 कट्टे थे, पिस्टन थी, 20-22 हजार रुपए उधार वगैरह क्या थे। अब ये कह गए 2 लाख रुपए और लेंगे हम तेरे से। 2 लाख रुपए और लेंगे हम तेरे से। यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं अंदर अंडे क्रेट बना रहा हूँ, दुकानदारी कर रहा था, ग्राहक खड़े हुए थे, ग्राहक भाग गए। उन्होंने आते ही सीधा हथियार दिखाया, बोले इधर आ बाहर निकल के। मैं भाई बात क्या है, तो सीधा कट्टा दिखाया उन्होंने मेरे को। मैं अंदर से बाहर ही नहीं आया, तो इतने में उन्होंने धक्का मारा काउंटर में, सारे पैसे वैसे पर्स वर्स सब ले गए मेरा। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया और इस उत्सव पर इस्कॉन के गुरु कृत्यदास महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर कृष्ण की महिमा का प्रचार किया। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर अभिषेक, आरती, कीर्तन और डांस भी हुआ, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की और आनंद भी लिया। वहीं दूसरी तरफ जन्माष्टमी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है कि जन्माष्टमी 6 को है या फिर 7 को। ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। हर साल हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, वो नए रूप में ही मनती है। सूर्योदय के मुताबिक कैलेंडर बनता है, तो कहीं सूर्य उदय के लिए समय लेते हैं, कहीं सूर्य मध्यस्थ के लिए लेते हैं, तो उससे जन्माष्टमी स्ट्रैगर्ड हो जाती है। तो हम जन्माष्टमी सूर्योदय के मुताबिक मनाते हैं। देखिए, जैसे जब किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो माता पिता सोचते हैं कि बड़े तरीके से मनाएं, बहुत बड़ा लेवल पे सेलिब्रेशन करें। तो अब भगवान का बर्थडे है, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, तो हमने ये विचार किया था कि जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है बड़े लेवल पे, तो जन्माष्टमी बड़े लेवल पे करना है। तो इस टाइम जो शहादा की जन्माष्टमी हो रही है, सब बड़े लेवल पर हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। और इसमें हमारा जो मोटिव है इस प्रोग्राम करने का कि मैक्सिमम लोग कृष्ण की ओर जाएँ। भाई ऐसे कार्यक्रम तो हमेशा होते रहने चाहिए, सनातन को जो है भूलना नहीं चाहिए। जैसा आजकल चल रहा है कि लोग जो है दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और आगे भी ऐसी शुरुआत होती रहनी चाहिए। हमें भी जुड़ना चाहिए, अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए और सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि जन्माष्टमी 6 को मनाई जाए या 7 को मनाई जाए। अगर रात्रि को हम देखते हैं, अष्टमी को और रोहिणी नक्षत्र को, तो वो है 6 तारीख को, यानी रात के 12 बजे अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। तो इस चीज को देखते हुए 6 तारीख को मनानी चाहिए। लेकिन उदया तिथि को अगर देखा जाता है तो उदया तिथि के अनुसार रोहिणी नक्षत्र भी और अष्टमी तिथि भी वो 7 तारीख को है। तो सभी विद्वानों ने एक मत होकर के ये सलाह की है कि इस बारी जो जन्माष्टमी हम लोग मनाएंगे वो 7 सितंबर को मनाएंगे। तो पूर्वी दिल्ली के जितने भी विद्वान थे वो सब श्री सत्यनारायण मंदिर में इकट्ठे हुए और इस चीज पे मोहर लगी कि 6 तारीख को नहीं मनाएंगे। सभी विद्वान एक मत, सभी मंदिरों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। एमजीडी के कर्मचारी पिछले 3 महीनों से लगातार सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों को अभी तक किसी भी तरह से ऑफिशियल आश्वासन नहीं दिया गया। उन्हें सैलरी और कच्चे से पक्का करने की प्रक्रिया मान ली जाए। ऐसे में G20 के तहत इन कर्मचारियों को यहां से हटाया गया है। हमने निगम कर्मियों से भी बात की। उन्होंने बताया कि उनका ये धरना 7 जून से चलता आ रहा और आगे भी जारी रहेगा। एक देश के जिम्मेदार नागरिक होते हुए हम इस प्रदर्शन को 1 से 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन 13 तारीख से हम फिर उसी जगह पर धरना करेंगे। अभी G20 के चलते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से संदेश आया कि भाई G20 को देखते हुए आपको ये धरना स्थगित करना पड़ेगा। तो भारत की आन बान शान को देखते हुए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत का सम्मान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने चिट्ठी लगा दी है शासन प्रशासन को भी कि 12 तारीख तक हमारा धरना स्थगित रहेगा
और उसके बाद यथास्थिति जैसा चलता आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। ये धरना 7 जून से लगातार चल रहा है और इस धरने को 88 दिन हो गए हैं, लगभग 3 महीने होने वाले हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें ये संदेश दिया गया था कि भाई ये G20 को लेकर आपको ये हटाना पड़ेगा ये धरने को। तो हमारे भाई साहब आर बी ऊंटवाल जी ने उनको लिखित में दे दिया है, लेकिन हमारा 12 सितंबर के बाद फिर चालू रहेगा धरना और लगातार हमारे जो MCD के कर्मचारी जो कच्चे हैं उनको हम पक्का करा के रहेंगे। हम बिल्कुल डटे हुए हैं, ऊंटवाल जी के साथ हैं, चाहे जो भी समस्या आए हम पीछे हटने वाले। पूर्वी दिल्ली में हर साल नवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाली रामलीला की तैयारियां जोरों पर चल रही। रामलीला कमेटी के लोगों ने बताया कि रामलीला मैदान में हर साल धूमधाम से रामलीला मनाई जाती है और हर साल कुछ न कुछ नई जानकारी लोगों को रामायण से जुड़ी दी जाती है। इस बार भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा रही। साथ ही कहा कि कमेटी लगातार बैठक भी कर रही और जल्द ही रामलीला का भूमि पूजन भी किया जाएगा। साथ ही इस साल डांडिया रास के साथ 14 अक्टूबर का दिन शनिवार है, दशहरा उत्सव 24 अक्टूबर का है और भरत मिलाप 25 अक्टूबर के साथ समापन होगा। जैसा कि आपको पता है कि श्री बालाजी रामलीला कमेटी हर वर्ष की पिछले 20 वर्षों से CBD ग्राउंड के अंदर अपनी रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं और हर साल की भांति इस वर्ष भी भव्यपूर्ण तरीके से हमारा आयोजन होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस विषय में लगे हुए हैं। ग्राउंड हमारा बुक हो चुका है, टेंट वगैरह सब हमारे जितने भी ठेके थे सब हम छोड़ चुके हैं। रामलीला पार्टी जो है हमारी श्री राम कला केंद्र के आर्टिस्ट हैं, उसमें वो ही हमारे हर वर्ष रामलीला का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी हमारी सारी बुकिंग हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि हर वर्ष की भांति हम हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पिछली बार कई सालों से ग्रीन पठाव का आयोजन हो रहा है और लाइटिंग में बहुत अच्छा सुधार किया जा रहा है। गेट भी हम एक थीम लाने की सोच रहे हैं। राम मंदिर जैसे साल हमारे को उम्मीद है कि 14 जनवरी को इसका उद्घाटन होने की हमें उम्मीद है। रामलीला का प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं हमारे भी। अभी भूमि पूजन तय करके हमारी श्री बालाजी रामलीला कमेटी जो तय करके भूमि पूजन, उसके बाद बहुत जल्दी डेट डिसाइड करके भूमि पूजन करेंगे। बहुत अच्छा है रामलीला, अब की बार उससे भी अच्छी कोशिश करेंगे और नए नए जो भी हमारे इवेंट होंगे जैसे भी होगा जो एक अच्छा संदेश समाज में देंगे। अच्छे लोगों को बुरा कहा जा रहा है, बुरे लोगों को अच्छा कहा जा रहा है, हम इसे प्रदर्शित करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। टीचर्स डे पर सर्वोदय कन्या विद्यालय लक्ष्मीनगर की अंग्रेजी टीचर आरती कानूनगो को देश भर के 75 टीचर्स के साथ नेशनल टीचर्स अवार्ड से राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। वे स्टेट टीचर्स अवार्ड और CBSE टीचर्स अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं। आरती कानूनगो से हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि नेशनल अवार्ड मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है और ऐसे में अब मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करना है, आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय सम्मान गौरवान्वित करता है और नेशनल अवार्ड्स 2023 को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली, all the respected officials of Directorate of Education Delhi, my school, my HOS ma'am, my staff and my lovely and dear students, and most important, my family and well-wishers. Thank you so much for showering your love and blessings on me and for your unconditional love and support. G20 सम्मेलन को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ में मिलकर यमुना पार के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। दरअसल ये फ्लैग मार्च रविवार को ब्रह्मपुरी रोड, ब्रिजपुरी रोड और साथ ही मुस्तफाबाद, वेलकम, फोटो चौक से जनता मजदूर कॉलोनी और साथ ही नन्नगरी ए से लेकर ई ब्लॉक तक निकाला गया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी पुलिस उपायुक्त जॉय तिर्की ने कहा कि राजधानी में G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पेट्रोलिंग भी कर रही। कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और आम नागरिकों का हौसला भी बढ़ाया। तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मीनगर में चोरों ने एक ही घर से 5 मोबाइल फोन चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित दशरथ लक्ष्मीनगर में अपने 2 दोस्त रविराज और ज्योतेश्वर के साथ किराए पर रहता है। आपको बता दें कि तीनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, साथ ही निजी क्षेत्र में नौकरी भी करते हैं। सुबह उठे तो तीनों का मोबाइल फोन गायब था। साथ ही भूतल में रहने वाले राधेश्याम विश्वास नाम के व्यक्ति के भी 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए। वहीं लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफी चोरियां होती। पुलिस पेट्रोलिंग अब नहीं करती, जिस वजह से मोबाइल चोरी, मीटर चोरी, पानी के मीटर और घर का ताला तोड़कर फोन पर हाथ साफ करने वाले ऐसी कई वारदातें लक्ष्मीनगर इलाके में होती रहती हैं। इसको लेकर लोगों ने कंप्लेन भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
एक के बाद एक लक्ष्मी नगर में चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में 6 मोबाइल चोरी हुए हैं, जो कि एक बड़ी घटना कही जा सकती है। पुलिस प्रशासन को ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पुलिस को सबसे पहले रात को वो करती थी, राउंड पे रहते थे। आजकल पुलिस वाले राउंड पे भी नहीं रहते हैं, रात को बुलेट पे घूमते थे, PCR गाड़ी में घूमते थे। आजकल गाड़ियाँ नहीं घूमती। स्कूल ब्लॉकों में लगातार चोरी पे चोरी, दिन पे रोज ताले, दिन में ही ताले टूट रहे हैं। और रात को तो 2-2, 4-4 लोग घूमते हैं 2-2.5 बजे। पुलिस आज तक उनको कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, ना आज तक उन चोरों को पकड़ पाई। और दिन कभी मीटर चोरी हो जाते हैं, कभी घर के ताले टूट जाते हैं दिन में ही। और पानी की मोटर चोरी हो रही है। और जो लड़के आ रहे हैं आजकल स्कूल स्टूडेंट की वर्दी में आ रहे हैं, स्टूडेंट की तरह। दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझे पर रोक नहीं लग पा रहा। सीलमपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से शिक्षक परमानंद मौर्य का गला और गाल कट गया। घटना के समय पीड़ित दूसरे शिक्षक के साथ बाइक से घर जा रहे थे। दूसरे शिक्षक ने उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें लोकनायक अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।